नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के समय से एक शब्द पर जोर देते आए हैं। शब्द है गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन। क्या इसी गुड गवर्नेंस की डगर पर बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री ठीक से चल रहे हैं? इस मुद्दे पर आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री परिषद की बैठक ली। 4 घंटे तक ये बैठक चली। दस्तक देता प्रश्न हमारा यह है कि गुड गवर्नेंस की राह ही क्या 2022 से 2024 तक जीत दिलाएगी? चिंता की ये दस्तक क्यों है? मंगलवार सुबह 10:15 बजे वाराणसी मुख्यमंत्रियों के संग बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री परिषद यानी वो बैठक जिसमें प्रधानमंत्री के सामने बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव, विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद हैं। सुशासन पर मुख्यमंत्रियों के संग इस बैठक का संदेश मंगलवार सुबह से 10 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री देर रात देना शुरू कर चुके थे। सोमवार रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद उसी परिसर का निरीक्षण करने प्रधानमंत्री निकलते हैं। साथ में मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा कर्मी भी। आधी रात के बाद काशी विश्वनाथ परिसर में जिसे सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा पवित्र शहर के लिए बताया, उसी को जानते समझते पीएम और सीएम आगे बढ़े। रात 12 बजे के बाद थोड़ी देर में बाहर सड़क पर पहुंचे। यहाँ जनता उन्हें अचानक सामने देखती है, नारा लगाती है। एक बच्चे को देखकर प्रधानमंत्री पहले प्यार से पुचकारते हैं, फिर पूछते हैं। ये घटनाक्रम तब का है जब सोमवार को सुशासन के मुद्दे पर ही 5 घंटे तक स्वामी विवेकानंद क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन प्रधानमंत्री कर चुके थे। कुछ देर बाद दोबारा मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री परिषद के तहत बैठक करने वाले थे। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या देर रात 1 बजे तक काशी के निरीक्षण से मुख्यमंत्रियों संग होने वाली बैठक का कोई संबंध है? रिश्ता ये कि प्रधानमंत्री का संदेश जिस तरह विकास कार्यों को तय समय में पूरा करके जनता को वो सौंप रहे हैं, वही सुशासन सिर्फ कागज नहीं बल्कि जमीन पर सभी बीजेपी शासित राज्यों में जनता को दिखे भी और महसूस भी हो। तो क्या काशी मॉडल या बीजेपी शासित राज्यों के लिए सुशासन की नई परिभाषा है? हमारी सरकार के लिए सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र की को सुनिश्चित करनी है। हम सुशासन के उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जनता को आवेदन की जरूरत न हो, बल्कि सरकार उनके घर जाकर निवेदन करें कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं है। क्या सुशासन की इसी मोदी मंत्र पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम चल पा रहे हैं? 4 घंटे चली बैठक में क्या हुआ, पहले ये जानिए। सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया कि सुशासन को और बेहतर कैसे करके दिखाएं। पीएम ने चर्चा की कि राज्यों में विकास के काम कैसे चल रहे हैं, कहां अटके हैं, कौन से काम आगे होने हैं, केंद्र और राज्य के बीच तालमेल कैसे और बेहतर हो, इस पर बात हुई। पीएम ने सभी सीएम से विस्तार से प्रेजेंटेशन मांगा, जहां केंद्र की योजनाओं को कैसे लागू किया गया और कहां काम किसका अटका। आने वाले विधानसभा चुनाव प्रमुख मुद्दा रहे। पीएम ने कहा कि जो काम हुआ है वो दिखना चाहिए। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की इस बैठक का मुख्य एजेंडा भले ही गुड गवर्नेंस हो, लेकिन आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो इसका खामियाजा जो है वो चुनाव के अंदर पार्टी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा।
ऐसा प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा, अब इसकी वजह समझते हैं। काशी में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्रियों की जो बैठक ली, क्या उसका संबंध 2024 से है? वजह यह कि 2 महीने के भीतर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव है। इसी साल नवंबर दिसंबर में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। 2023 की शुरुआत में मार्च में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में इलेक्शन होगा। उसके बाद मई में कर्नाटक का चुनाव होगा। 2023 के आखिरी महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होना है। इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 16 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन होगा। इनमें से ज्यादातर राज्य वो जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को चिंता है, सुशासन में बीजेपी शासित राज्य काम नहीं कर पाए तो सिर्फ न राज्य गंवाएंगे, चुनौती 2024 की भी पैदा होगी। इसीलिए बैठक में बीजेपी अध्यक्ष लगातार कुछ नोट करते नजर आए। संगठन की तरफ से मुख्यमंत्रियों को राह दिखाई गई। इस बैठक के अंदर प्रेजेंटेशन ली, पूछा आपकी जो बेस्ट स्कीम है स्टेट्स की उनके बारे में बताइए, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं वो कहां तक पहुंची है, कैसे जमीन पर आप ला रहे हैं, उनको लेकर क्या है। और दूसरी तरफ विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेजेंटेशन दी और बताया कि हर घर नल और जल इस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, स्वामित्व योजना के बारे में, और साथ ही साथ आयुष्मान योजना को कैसे आप जमीन पर लेके जाएं, कैसे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव जो श्रम मंत्री भी है और पार्टी के अंदर बहुत बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं संगठन के अंदर भी, उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी कि सरकार में रहते हुए किस तरीके से काम करना है और कैसे जो है समय के ऊपर, समय सीमा के अंदर जो है वो सभी स्कीम्स को या जो परियोजना है उनको पूरा कराया जाए। ये सारी कवायद बीजेपी काशी में इसलिए कर रही है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड राज्यों का निश्चित तौर पर चिंता पैदा करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला ले तो गरीबी के पैमाने पर पहले 5 राज्यों में 4 बीजेपी शासित राज्य हैं या बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार के। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय टॉप 5 के गरीब राज्यों में से एक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ही सरकारी अस्पताल में बेड के पैमाने पर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्य देश के औसत से नीचे हैं। इसीलिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी सीएम के सामने सुशासन का पर्चा रहा और चर्चा चुनाव की, जहां मुख्यमंत्रियों को पीएम की कही गई ये बात भी ध्यान रखनी होगी, बदल जाइए वरना यूं भी बदलाव हो ही जाता है। हिमांशु मिश्रा, वाराणसी, आज तक। जिस गुड गवर्नेंस की बात होती है, 8 विशेषताएं उस सुशासन की बताई जाती हैं। भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी। सुशासन को सभी विशेषताओं के साथ ही कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का पालन करना जरूरी है। अब सुशासन है तो इन 8-9 चीजों का होना जरूरी है। गुड गवर्नेंस के इन्हीं पैमानों पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कुचलने वाले केस को आप याद कीजिए, जिसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत अन्य आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से सारी की सारी साजिश रची। ये बात एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन सुशासन के दावों के बीच मुख्य आरोपी के केंद्रीय मंत्री पिता अजय मिश्र की कुर्सी कायम है और वो कुर्सी पर बने हुए हैं। मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर को किसानों को कुचला गया। फिर क्या हुआ? आरोप के बावजूद 8 दिन तक आरोपी आशीष मिश्रा आजाद रहा। आरोपी बेटे के मंत्री पिता की कुर्सी पर कोई खरोंच नहीं आई। 8 दिन बाद वारदात के बेटे पर हत्या के आरोप की धारा लगी, गिरफ्तारी हुई। आरोपी बेटे के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पिता की कुर्सी रत्ती भर नहीं हिली। घटना के 72 दिन बाद आरोपी मोनू भैया के खिलाफ जांच टीम पाती है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया, लेकिन अब भी आरोपी के मंत्री पिता अजय मिश्रा उर्फ टेनी की कुर्सी इंच मात्र नहीं हिली। शायद यही वजह है लखीमपुर में अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे आरोपी आशीष मिश्रा की ठसक दिखती है।
टीका लगाए, लाल जैकेट पहने किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा के समर्थक अपने मोनू भैया को नमस्कार करते हैं। अदालत परिसर में नमस्कार लखीमपुर के उस केस के आरोपी मंत्री पुत्र को हो रहा है जिसमें लखीमपुर हिंसा को एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया है। एसआईटी को जांच में मिला कि ये कोई लापरवाही नहीं थी। किसानों को बेरहमी से कुचलने की इस दर्दनाक वारदात को एसआईटी ने जानबूझकर और पहले से सुनियोजित बताया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक जान से मारने की नीयत से ही लखीमपुर कांड को अंजाम दिया गया। सरकार की बनाई स्पेशल जांच टीम की इस इन्वेस्टिगेशन के सामने आने के तुरंत बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा यानी आरोपी आशीष के पिता जेल पहुंचते हैं, बेटे से मुलाकात करते हैं, बाहर आकर कुछ नहीं बोलते, जबकि आरोपी बनाए जाने पर अक्टूबर में ताव से कुछ और कहते थे। अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद से अपने बेटे से मिलने गया। सर क्या बातचीत हुई सर? बातचीत आपको बता दें। क्या बताएंगे केंद्रीय मंत्री जी, जब सरकारी जांच टीम ने ही खुद इनके बेटे समेत 13 लोगों के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या की धाराएं हटाकर हत्या का प्रयास, खतरनाक हथियारों से लैस होकर चोट पहुंचाने, एक प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम देने, लाइसेंसी हथियारों से अपराध करने की धाराएं जुड़वा दी हैं। लेकिन क्या ये रसूख ही है जहां वकील भी आरोपी मोनू भैया के ठसक से बताते हैं कि अब कहे की दिक्कत, अब तो हम मानो जीत ही गए। तो दिक्कतें आसान हो गई, अब कौन सी दिक्कत है? अभी तक आप एक्सीडेंट बता रहे हैं, जब आप मर्डर बता रहे हैं। मर्डर की एविडेंस कोई हमारे खिलाफ है नहीं, कौन सी दिक्कत बताइए ना। गोली किसी को लगी नहीं है, कुचल के मरा है आदमी। अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के नीचे कोई दब जाए तो 302 कैसे चलेगा? 304 ही चलेगा ना। 304 में आरोप पत्र लाया नहीं पाए आप, क्योंकि मरने वाला तो मर गया। मरने वाला तो मर गया, तो सबूत कहां से लाएंगे? लखीमपुर केस में ये भरोसा आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह को है। आखिर कुछ तो वजह होगी। जहां आरोपी बेटा कोर्ट आता है तो भौकाल दिखता है, आरोपी बेटे के केंद्रीय मंत्री पिता निकलते हैं तो लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आज तक संवाददाता ने मंत्री जी से सवाल पूछा। सर आप जेल गए थे ना सर, बेटे से मुलाकात हुई है सर, क्या बात हुई है सर आपकी? मंत्री जी जवाब नहीं देते, फिर से कोशिश करने पर कहते हैं, आप अपने घर में क्या बात करते हो? आप अपने बेटे से कैसे बात करते हो? आप जो अपने बेटे से बात करते हो वही हमारी अपने बेटे से बात करते हो। लखीमपुर केस में गैर इरादतन हत्या के बदले अब जांच टीम इसे सुनियोजित साजिश करके मारने का मामला बताती है। फैसला अदालत करेगी, क्योंकि अभी भी ये आरोप ही है। कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो घूम फिरकर बात फिर से उसी सवाल पर टिक गई जो अक्टूबर में था। क्या फैसला आने तक मंत्री पद पर अजय मिश्रा बने रहेंगे? एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। चुनावी राज्य में अजय मिश्रा की मंत्री पद वाली कुर्सी पर कोई संकट क्यों नहीं आता? याद करिए, अजय मिश्रा जब जुलाई में इसी साल मंत्री बने तो यही बात राजनीतिक रूप से सामने आई कि वजह है उनका मंत्री बनने का ब्राह्मण होना। 10 से 12% ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है, उत्तर प्रदेश के 2017 के नतीजे बताते हैं कि 77 सीट ऐसी थी जहां 10,000 वोट के अंतर से जीता प्रत्याशी विधायक बना। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीट में 36 सीट बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा में बांट दें तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति असेंबली सीट है। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए ही मंत्री बनाया, उन अजय मिश्रा पर कार्रवाई होती दिखेगी तो संभव है कि ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर 77 सीट पर पड़ेगा। क्या इसीलिए मंत्री जी की कुर्सी पर आंच नहीं आती? अगर हाँ, तो फिर न्याय संगत और पारदर्शिता वाले सुशासन के गुण यहाँ सवालों में फंस जाते हैं। जहाँ लखीमपुर केस में सुनियोजित रूप से कुचलने के आरोपी बेटे के पिता खुद भी 21 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी। दिल्ली से मौसमी सिंह और लखीमपुर से अभिषेक वर्मा के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।
खुद सुशासन का पालन न करके दूसरों को सुशासन का पाठ पढ़ाना और याद दिलाना राजनीति है। इसी राजनीति का इस्तेमाल क्या कांग्रेस करती है, जो राजस्थान में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर रैली बुलाती है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन मुद्दों से ज्यादा हिंदुत्व के कटघरे में बीजेपी को खड़ा करते हैं। खुद राजस्थान में अपनी ही सरकार को बेरोजगारों से किया गया वादा याद दिलाना भूल जाते हैं राहुल। मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। मैं डरता नहीं हूं। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। महंगाई हटाओ रैली में जब जयपुर में हिंदुओं का देश, मैं हिंदू, बीजेपी हिंदुत्ववादी राहुल बता रहे थे, तब काश जो हिंदू और हिंदुत्ववादी वाला फर्क जयपुर से देश को समझाया, वही राजस्थान की अपनी ही गहलोत सरकार को भी पढ़ा देते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की माने तो फिर मर जाए जो कट जाए और पिस जाए, लेकिन सत्य को खोजता रहे वो हिंदू है। तो राजस्थान के ये बेरोजगार हिंदू हैं। राहुल गांधी की ही माने तो जिस हिंदुत्ववादी को सत्य से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ सत्ता खोजता है, तो हाँ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही क्या वो हिंदुत्ववादी हैं? भाई और बहनों, जिनके आगे तनी हुई मुट्ठियों, आवाज में जोश, एकजुटता के साथ राहुल की परिभाषा के मुताबिक बेरोजगार हिंदू अपने अधिकार की लड़ाई जयपुर में धरना देते लड़ रहे हैं। गहलोत सरकार को रोजगार का वादा याद दिला रहे हैं। जब से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बनी है, युवाओं की मांग खत्म ही नहीं हो पा रही है। लगातार राजस्थान के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब रीट भर्ती में 50,000 पद की मांग को लेकर देखा जा सकता है कितनी बड़ी संख्या में राजस्थान के युवा बेरोजगार यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। लगातार मांग कर रहे हैं, इस सरकार होश में आओ, जो युवाओं से वादा किया गया था नौकरी का, उन नौकरियों को देना चाहिए। बेरोजगारों की मांग है टीचर भर्ती परीक्षा में कम से कम 50,000 पद किए जाएं। दावा है कि पिछले 3 साल में सरकार ने अब तक टीचर भर्ती में 30,000 पद ही निकाले, यानी प्रतिवर्ष के हिसाब से देखें तो सिर्फ 10,000 के लिए नौकरी, जबकि राजस्थान के स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 42 दिन से बैठा, परंतु राजस्थान की सरकार सुने नहीं रही है। और राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी रैली कर करके बदलाव लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई मुक्त करो, और इधर राजस्थान का युवा कह रहा है कि आप बेरोजगारी मुक्त राजस्थान को कीजिए। राहुल गांधी हिंदू को डर का सामना करने वाला बताते हैं। काश देखते जयपुर की बेटी शीला चौधरी का चेहरा, जो डिग्री के बावजूद राजस्थान में बेरोजगार बुलाए जाने वाले डर के आगे अपनी लड़ाई लड़ती है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बच्चे के लिए राजस्थान के जिन्हें टीचर नहीं मिलते। 1 से 5 वाले जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं तो उनको वहाँ पे स्टाफ नहीं मिलता है, उनको टीचर नहीं मिलता है। और एक जो राजस्थान का जो बेरोजगार है वो 80% लाने के बाद में भी सेफ फील नहीं कर रहा है कि उनको जो है जॉब मिल जाएगी क्या। सरोज तो बीकानेर से प्रदर्शन करने जयपुर आती, बैग साथ लाती। क्या जयपुर में आंदोलन करते, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते ये बेरोजगार हिंदू नहीं दिखते? सिर्फ एक मांग है कि रीट के पद बढ़ाकर 50,000 किए जाए जल्द से जल्द। तो कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक नहीं बढ़ते तब तक। एक तरफ खाली पद भरने के लिए शिक्षक भर्ती की सीट बढ़ाने की मांग करते बेरोजगार, दूसरी तरफ 2 साल से जेईएन भर्ती की धांधली में भविष्य चौपट होने के डर से आंदोलन करते बेरोजगार। 11 दिन से आंदोलन चल रहा है। अब तो बेटे अपनी भर्ती के लिए अनशन भी करने लगे। 3 दिन से मैं भूख हड़ताल पे हूँ, आमरण अनशन पे हूँ, और हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जेईएन भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसकी आप सीबीआई जांच करा लीजिए। हिंदुत्ववादी की राजनीति से इन युवाओं का न पेट भर सकता है न घर चल सकता है। इन्हें बस सत्ता लेने के लिए किया गया वादा सरकार से पूरा चाहिए, वरना देखें राहुल भी हिंदू आंदोलन कर रहा है और राजस्थान में हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हमारे देश में महाराष्ट्र और दिल्ली से ओमिक्रॉन पर चौंकाने और डराने वाली रिपोर्ट है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ 4 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए और इस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 6 हो गए, जबकि देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 28 केस महाराष्ट्र में हैं।
महाराष्ट्र में 8 नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन के ताजा विस्फोट की खबर आई और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर कुल 57 हो गई। तो संभल जाइए, ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र पहले से ही हाई अलर्ट पर था। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों पर तगड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन जैसे विस्फोट सा हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक साथ ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए और इस तरह से महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के इन 8 मामलों में से 7 मुंबई में है और बड़ी बात यह भी है कि इन 8 लोगों में से 7 लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, जबकि एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 28 केस आ चुके हैं। राजस्थान में 13, गुजरात में 4, कर्नाटका में 3, दिल्ली में 6, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 और इस तरह भारत में अब तक ओमिक्रॉन से कुल 57 केस हो चुके हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के एक साथ 4 नए केस आए और इस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या एकदम से बढ़कर 6 हो गई। ऐसे में सबको संभल कर चलने की चुनौती है। दिल्ली में विदेश से एयरपोर्ट आए कुल 74 लोगों को अब तक LNGP में भर्ती कराया जा चुका है। इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी अस्पताल में 38 मरीज हैं, जिनमें से 35 कोरोना पॉजिटिव हैं। LNGP में अब तक कुल 6 मरीजों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इनमें से एक मरीज ठीक हो चुका है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज अभी भर्ती हैं। 4 और कंफर्म हुए कल जो हुए थे, उसमें से अब एक ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर इनकी स्थिति क्या है? ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखने को मिली, जबकि अमेरिका, इंडोनेशिया और यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट से लाखों मौतें दर्ज की गई और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 71 देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर तो ये भी चेतावनी दी जा रही है कि ये कई गुना तेज रफ्तार से फैलता है। शुरुआती आकलन ये भी है कि ये इम्यूनिटी वाले लोगों को कम गंभीर बीमारी देता है, लेकिन खतरा डेल्टा जितना ही है। ऐसे में सरकार भी जानती है कि ओमिक्रॉन घातक रूप न ले, इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर SPCCC में ITBP ने कमर कस ली है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 650 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 3rd वेव आ सकती है ओमिक्रॉन के बाद, तो ये सेंटर हमारा फंक्शनल है और यहाँ पर लगभग 650 बेड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी समय बढ़ा भी सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पर 150 बेड्स ICU बेड्स हैं, जो कि PM केयर्स फंड से स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ 500 और बेड्स हैं जो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे टीम है दिल्ली प्रशासन के साथ, वो लगातार यहाँ स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम इसको शुरू कर सकते हैं। अभी भी हम पेशेंट्स लेने की स्थिति में हैं। देश के कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब है। सरकार नागपुर और औरंगाबाद में भी लैब शुरू करने पर विचार कर रही है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में आज 8 नए ओमिक्रॉन के केस मिले और यह संख्या बढ़कर 28 हो गई। बीएमसी के हाथ पैर ऐसे ही फूले हुए हैं। ऊपर से बॉलीवुड में भी कोरोना विस्फोट हो गया है। लापरवाही की पार्टियां कोरोना के विस्फोट का एक बड़ा कारण बन रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव आने पर बीएमसी बेहद गुस्से में है। दोनों अभिनेत्रियां पिछले दिनों 2 बड़ी पार्टियों में शामिल हुई थी और अब डर हर उस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करवाने को लेकर है जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।
कहां तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की दहशत के चलते तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही थी, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही है। इसीलिए महाराष्ट्र में धारा 144 भी लगा दी गई। इस सख्त पाबंदियों के बीच एक बेहद हैरान करने वाली खबर मुंबई से आती है। जी हां, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई और उनके घर के बाहर बीएमसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का नोटिस लगाया। इससे पहले बीएमसी ने करीना के घर को सील कर दिया था। करीना के घर के बाहर लगे नोटिस में लिखा है कि इस एरिया में एक इंसान को कोरोना हुआ है, इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्बंध लगाए गए। अगर कोई नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। बीएमसी ने न सिर्फ करीना कपूर बल्कि अभिनेत्री अमृता अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके फ्लैट को भी सील कर दिया था। दोनों ही एक्ट्रेस अभी क्वारंटीन है। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की बिल्डिंग में कोविड टेस्टिंग कैंप भी लगा दिया है। हम आपको बता दें कि सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। हाल ही में करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर पार्टी रखी थी। इसी पार्टी में अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट, मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुए थे। करीना कपूर के संपर्क में आए 30 लोगों का RT-PCR कराया गया है। करण जौहर से पहले अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर भी पार्टी हुई थी, जिसमें करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बीएमसी करीना और अमृता के इस रवैये से खुश नहीं है और बीएमसी को अंदेशा है कि जिस तरह से ये लोग पार्टियों में गए हैं, कहीं कोरोना संक्रमण की सुपर स्प्रेडर न बन जाए। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले तो बीएमसी ने अलग अलग टीमें बनाई, क्योंकि ये आम लोग नहीं है, ये एक बड़े सेलिब्रिटी है, ये एक पब्लिक फिगर है। 8 दिसंबर के बाद जब ये पार्टी हुई, जो गेट टुगेदर हुआ करण जौहर के घर पर, उसके बाद ये कई अन्य जगह पर गए थे, कुछ इवेंट्स में भी शामिल हुए थे और साथ ही कुछ लोगों से भी मिले थे। इसलिए उन सब का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो करीना कपूर के घर को और अमृता के घर को बीएमसी ने सील किया। वहां पर घर के बाहर यानी कि बिल्डिंग के बाहर एक बैनर भी लगा है। बैनर में ये लिखा है कि इस बिल्डिंग में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव आया है और सारे बिल्डिंग मेंबर्स को अब अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए और इसी के चलते इस पूरे बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। बॉलीवुड स्टार्स ऐसे वक्त में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जब ओमिक्रॉन के खतरे का अलार्म दुनिया भर में बज रहा है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन को दुनिया भर के वैज्ञानिक समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस बीच WHO ने यह चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के जख्म अभी भरे नहीं हैं कि ओमिक्रॉन ने देश में नई दहशत फैलानी शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई ये बीमारी दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुकी है। वहीं भारत में भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच WHO ने डराने वाली चेतावनी दी है। WHO की ओर से कहा गया है कि ओमिक्रॉन जल्द ही डेल्टा को पछाड़कर दुनिया का प्रमुख वेरिएंट बन जाएगा। ओमिक्रॉन से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। कई देशों में लगातार सभी मामलों और मौत के आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इसका पता मामलों में बढ़ोतरी और उससे हुई मौतों के आंकड़ों में देरी के कारण आने वाले कुछ हफ्तों में चल पाएगा। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन को अभी उपलब्ध टेस्ट से पहचाना जा सकता है और ओमिक्रॉन पर इलाज के यही तरीके उनके मरीजों पर असरदार होंगे। अब तक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसने भारत में दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाई थी। लेकिन अगर संक्रमण फैलने की बात करें तो ओमिक्रॉन डेल्टा से 4 गुना तेजी से फैलता है। इस बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने माना है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें वैक्सीन निष्क्रिय हो सकती है। There is a potential scenario that our vaccines
may become ineffective in emerging situation. In the wake of the last 3 weeks of living with Omicron, we have seen how such doubts have come up. Some of them may be genuine. We still don't have the final picture, and that worries us. ओमिक्रॉन ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका तक पहुंच बना ली है। डेल्टा वेरिएंट का अनुभव बताता है कि दिसंबर में पहली बार सीक्वेंस किए जाने के करीब 5 महीने बाद से उसने कहर बरपाना शुरू किया। अगर ओमिक्रॉन के साथ भी यही ट्रेंड देखने को मिला तो अगले 3-4 महीनों में केसेस का विस्फोट देखने को मिल सकता है। जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो शादियों के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं और जो करीब करीब लोग उसमें बैठ रहे हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस बीच ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पूरी दुनिया को कोरोना के इस नए वेरिएंट से सावधान रहने की नसीहत दी, जहां ओमिक्रॉन के केस में तेजी से उछाल आया है। ये कोविड वैक्सीन का वॉक इन सेंटर है और यहाँ पे कतार शुरू हो गई है। अभी बस वैक्सीन सेंटर खुला ही है और इससे पहले से यहाँ कतार मौजूद थी। मैंने खुद इस वैक्सीन सेंटर से बूस्टर वैक्सीन लिया और करीब 1 घंटा हमें खड़े रहना पड़ा। तो ओमिक्रॉन की वजह से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी टाइडल वेव कहा है, पहली मौत यहाँ ओमिक्रॉन की वजह से हो चुकी है, इसीलिए लोगों में हल्का सा डर तो है ही। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन को लेकर कहा है कि अगर संक्रमण को रोकने के सख्त उपाय नहीं किए तो ब्रिटेन में अगले साल के अप्रैल तक 25,000 से 75,000 मौतें तक हो सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अभूतपूर्व ढंग से फैल रहा है। ब्रिटेन में दुनिया के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स की मौत हुई है। बोरिस जॉनसन ने चेतावनी जारी की है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की तूफानी लहर आ रही है। जॉनसन ने ओमिक्रॉन की तूफानी लहर को रोकने के लिए 18 साल के ऊपर के लोगों को दिसंबर अंत तक टीके की बूस्टर खुराक का लक्ष्य रखा है। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 1239 और केस दर्ज होने के बाद ब्रिटेन में कोविड अलर्ट स्तर को 3 से बढ़ाकर 4 किया गया है। बहरहाल ओमिक्रॉन अब दुनिया के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है, जिससे भारत को डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ सावधानी ही इस बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका तक अपनी पहुंच बना ली। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस मिल चुका है। 57 साल की एक महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित मिली। इस बीच ताजा रिपोर्ट यह भी आई है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी मात दे रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्पीड दुनिया को डरा रही है। अब तक 71 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन की रफ्तार जितनी तेज है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ऐसी ही तेजी से ओमिक्रॉन फैलता गया तो डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कराची में ओमिक्रॉन संस्करण के पहले मामले की पुष्टि हुई है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। रामाफोसा ऐसे दिन कोरोना संक्रमित मिले जब दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड 37,875 नए मामले सामने आए। एक नए अध्ययन से पता चला है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन बहुत कम असरदार है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और सांता क्रूज के बिली गार्डनर और मार्म किलपैट्रिक के कंप्यूटर मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें पहले के वेरिएंट के खिलाफ कोविड-19 टीकों पर डेटा शामिल किया गया था। ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर वैक्सीन पर शुरुआती डेटा था। उसके मॉडल बताते हैं कि फाइजर के mRNA की 2 खुराक के बाद ओमिक्रॉन से बचाव लगभग 30% है, जो डेल्टा पर 87% था। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।